हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी लैन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम अ डीएनए। इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए के बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ डीएनए का एक ही सेगमेंट, एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती है। ये रेप्लिकेशन की तरह नहीं है। रेप्लिकेशन में डीएनए की हमने देखा था दोनों की दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे कि अभी हम रेप्लिकेशन फोर्क में ऊपर देखिए आप, इसमें डीएनए की दोनों ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रही हैं। जबकि रेप्लिकेशन में क्या होगा कि ये हमारा रेप्लिकेशन था, इसमें दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, अगर ये डीएनए की सिर्फ 3' to 5' वाली स्ट्रैंड को देखिए, अगर इतना सीक्वेंस है डीएनए का, रेप्लिकेशन का बता रहा हूँ अभी मैं, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन का बता रहा हूँ। अगर बॉडी में इस पार्ट से कोई प्रोटीन बनना है, अगर कोई प्रोटीन है जो बॉडी में इस पार्ट से बनता है, तो सिर्फ इसी पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और यहाँ से आरएनए बन जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड डीएनए की काम करती है। और एक चीज़ और है इसमें कि रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है, उसकी कॉपी बनती है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ क्रोमोसोम का वही पार्ट ट्रांसक्रिप्ट होता है जिसके लिए बॉडी में प्रोटीन बननी है। ओके, सो ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी हम बुक की लैंग्वेज रीड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. Okay, here also the principle of complementary governs the process of transcription. यहाँ भी जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्री है वो गवर्न होगी किसके पीछे में? बेसिस के पीछे में। जो हमारे बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के उस पर पेयरिंग होगी उनमें। ओके, एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स न्यू फॉर्म बेस पेयर विथ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। जो एडिनोसिन है यहाँ पे, जैसा कि हमें पता है आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो एडिनोसिन यहाँ पेयरिंग करेगा यूरेसिल के साथ, क्योंकि हमें पता है आरएनए में थायमिन तो होता ही नहीं है। हाउएवर अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच वन सेट इन, जैसे कि रेप्लिकेशन के उलट, रेप्लिकेशन में जैसा होता था, जो एक बार अगर स्टार्ट हो तो पूरा का पूरा डीएनए ही ऑर्गेनिम्स का डबल होता था। पर ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ओनली अ सेगमेंट, सिर्फ कोई एक सेगमेंट ही, एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इसमें जाती है और एक सेगमेंट। तो दो चीज़ें हैं ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए का सिर्फ एक सेगमेंट ही पार्टिसिपेट करता है और एक स्ट्रैंड करती है। जबकि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रही थी और पूरा का पूरा सेगमेंट, यानी कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही डुप्लीकेट हो रहा था। दिस नेसेसिटेट defining that boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. तो इसमें एक पर्टिकुलर रीजन बन जाता है ट्रांसक्रिप्शन का। जैसे हम आगे देखें, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं सिर्फ वही डीएनए का पार्ट जो डुप्लीकेट हो रहा है या जो रेप्लिकेट हो रहा है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल देते हैं। देखते हैं आगे। तो अभी इस पैराग्राफ में ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं है कि इसकी दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क कर रही हैं। अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगी ट्रांसक्रिप्शन में, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हैज़ द सिंपल आंसर। इसका एक आसान सा आंसर है। पहला तो ये है, पहली कॉम्प्लेक्सिटी ये आएगी, पहली प्रॉब्लम ये आएगी अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगी तो। इफ़ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। अगर डीएनए की दोनों ये स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे तो दो आरएनए बनेंगे एक ही डीएनए सीक्वेंस से। ओके, एंड इन टर्न, और इसके चलते वो बनाएंगे दो अलग अलग तरह की प्रोटीन, वो प्रोटीन्स बनाएंगे, एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट, और ये प्रोटीन अलग अलग होगी।
हैंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स। इसका मतलब एक ही सेगमेंट का डीएनए दो अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाएगा और यह कॉम्प्लिकेट कर देगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी को, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर बॉडी को एक ही प्रोटीन चाहिए तो उसकी जगह पे बॉडी को दो प्रोटीन मिल रही हैं, वो भी डिफरेंट टाइप की, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी आ रही है, इसलिए सिर्फ एक ही होती है। और दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा ये है कि द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। अगर दोनों आरएनए मॉलिक्यूल एक ही साथ बनते हैं तो वह हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि डीएनए की स्ट्रैंड्स जो हैं हम इसमें भी देख सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यहाँ रेप्लिकेशन फोक में कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर यहाँ से भी ऐसे एक आरएनए यहाँ बनेगा, एक आरएनए यहाँ बनेगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और इनमें आपस में पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड्स होंगे यहाँ पे, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से फिर काफ़ी एनर्जी चाहिए होगी इसे तोड़ने के लिए और इसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए। So the two RNA molecules produced simultaneously would be complementary to each other. Okay, complementary होंगे, hence would form a double stranded RNA, और डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो आपस में उनके बेस पेयर्स होंगे, वो बेसेज होंगे, उनमें पेयरिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दिस वुड प्रिवेंट RNA फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड, और इससे इनका ट्रांसलेशन होने में काफ़ी मुश्किल होगी प्रोटीन में, क्योंकि अब उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी तोड़ने होंगे डबल स्ट्रैंड RNA के, एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन, और काफ़ी परेशानी होगी, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ओके, ये था बेसिकली हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है ये हमने देख लिया। अभी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुछ नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो उस चीज़ को बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई क्रोमोसोम का पार्ट है और इसे कोई बॉडी में कोई प्रोटीन चाहिए, तो अगर ये पार्ट है, यहाँ से वो प्रोटीन बनना है, यहाँ से वो प्रोटीन बनना है, तो इससे पहले ट्रांसक्रिप्शन होकर यहाँ पे आरएनए बनेगा, जो कि आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो पार्ट है सिर्फ, इसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल देंगे। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होता क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरी बाय 3 रीजन्स। इसमें सबसे मेनली 3 रीजन्स होते हैं। एक तो हमें पता ही है कि जो क्रोमोसोम का पार्ट है तो इसमें जीन तो होंगे ही, मीन्स कोडन्स होंगे, तो सबसे पहले तो होता है इसमें एक स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, बेसिकली इसी का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसी से आरएनए बनेगा, पर ये अकेला नहीं होता, इसके साथ में यहाँ टर्मिनेटर जुड़ा होता है और यहाँ प्रमोटर जुड़ा होता है। इनका वर्क क्या होता है? प्रमोटर का वर्क होता है ट्रांसक्रिप्शन की बिगिनिंग कराना। यह ऐसा सीक्वेंस है क्रोमोसोम में जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की बिगिनिंग होगी, यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं वो आके यहाँ पे अटैच होंगे। कौन सा एंजाइम रहता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो वो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आके अटैच होगा, जिससे कि प्रोसेस स्टार्ट होगी। ऐसे ही टर्मिनेटर का क्या काम है? टर्मिनेटर का ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को एंड करना है। ओके, एंड यहाँ हो जाएगा। ये भी सीक्वेंसेस हैं। ओके, और मेनली ट्रांसक्रिप्शन किसका होना है? स्ट्रक्चरल जीन का। तो हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 चीज़ों से मिलकर बनेंगे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो अभी देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो बेसिकली अब स्ट्रक्चरल जीन को हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ है हमारी स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन को पढ़ने से पहले एक दो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि एक तो होता है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी है वो आप देख लीजिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, मतलब स्ट्रक्चरल जीन को पढ़ने से पहले। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड वह स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी होगी 3' to 5' डायरेक्शन में। ओके, इसे बोलेंगे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड।
कोडिंग स्ट्रैंड किसे बोलेंगे? जिसकी पोलैरिटी इसकी अपोजिट होगी, यानी कि 5' to 3' डायरेक्शन में। तो जो RNA का जो सीक्वेंस होता है, अगर कोई RNA बनेगा तो उसका सीक्वेंस किसके साथ जैसा होगा? RNA के सीक्वेंस होता है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस के जैसा, उसके जैसा सेम रहता है। अभी हम क्लियरली देखते हैं। अभी आप थोड़ा सा इसके एक समरी टाइप में देख लीजिए। ऑल दी रेफरेंस पॉइंट जो भी होंगे, जो जितने भी रेफरेंस पॉइंट, अगर हम बोल रहे हैं कि प्रमोटर 5' डायरेक्शन में, टर्मिनेटर 3' डायरेक्शन में, तो ये जो भी रेफरेंस पॉइंट है वो कोडिंग स्ट्रैंड से ही लेकर बताए गए हैं। सो ऑल दी रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करने समय जितनी भी रेफरेंस पॉइंट है वो कोड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वो किससे बनाए गए? कोडिंग स्ट्रैंड से। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो थोड़ा और देख लीजिए प्रमोटर क्या है और टर्मिनेटर क्या है, फिर हम बुक को रीड करते हैं। तो प्रमोटर है रीजन ऑफ DNA जहाँ हमने देखा था RNA पॉलीमरेज बाइंड होगा। ठीक है, ये एंजाइम यहाँ ऐड होगा वहाँ और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, उसे प्रमोटर बोलेंगे। और ये कौन सी साइड में होता है? 5' एंड पे होता है। इसका रेफरेंस पता है हमें, कोडिंग स्ट्रैंड से लेकर है। और टर्मिनेटर क्या है? टर्मिनेटर यहाँ पे एंड हो जाएगा, उसे हम टर्मिनेटर बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। चलिए इसको रीड करते हैं। देयर इज़ अ कन्वेंशन, कन्वेंशन मीन्स ऐसा माना गया है, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट, इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA इन द स्ट्रक्चरल जीन। DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन को डिफाइन करने के टाइम पे ऐसे कन्वेंशन जो मानी गई है दोनों स्ट्रैंड्स को, वो ये है कि since the 2 strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction। वो हमें पता है कौन सी डायरेक्शन में? 5' to 3' डायरेक्शन में। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज जो हमने उसमें देखा था रेप्लिकेशन में, वो भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर रहा था, और ये भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन कर रहा है। सो द स्ट्रैंड दैट हैज़ द पोलैरिटी 3' to 5' एक्ट एज टेम्पलेट। तो 5' to 3' मतलब कि यहाँ पे हमारा RNA पॉलीमरेज ऐड होगा, इस तरीके से वो RNA बनाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये तो हमें क्लियर ही है कि अगर RNA की ये डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट वाली पे ही आएगा, यानी कि 3' to 5' वाली ही टेम्पलेट की तरह वर्क करेगी। ओके, तो यही वो बोल रहे हैं। सो क्या है? तो अदर स्टैंड विच एस ये 3' to 5' एक्ट एज टेम्पलेट। ठीक है, यही वो लोग बता रहे हैं। एंड इज ऑल्सो रिफाइड है, उसी को टेम्पलेट स्टैंड बोल देंगे। द अदर स्टैंड विच हैज द पोलैरिटी 5' to 3' एंड द सीक्वेंस सेम एज RNA एक्सेप्ट टाइमिंग एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो ये ग्रीन वाली हमारी स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड, वो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डिस्प्लेस हो जाएगी, थोड़ी सी हट जाएगी, जो कि हमें भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी देखेंगे। ये डिस्प्लेस हो जाएगी जिससे कि RNA यहाँ पे बन सके। ओके, strangely this strand which does not code for anything is referred to as coding strand। ये कोडिंग स्ट्रैंड इसका नाम है, पर ये कोड किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर रही है। जो भी वर्क हो रहा है हमारा मैकेनिज्म है वो हो रही है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड पर। ठीक है, ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। बस इसका एक ही काम है, जो भी रेफरेंसेस लिए गए हैं, अगर प्रमोटर बोल रहे हैं कि 5' की 5 रेफरेंसेस क्या, किसी भी चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए, अगर बोल रहे हैं कि प्रमोटर 5' एंड पर है तो 5' एंड कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड की बात हो रही है। ठीक है, सो ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड। तो सारे रेफरेंस पॉइंट कोडिंग स्ट्रैंड से रिलेटेड है। टू एक्सप्लेन द पॉइंट अ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ये आप देख लीजिएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, इजी है। सो अब क्या है? प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। सो द थोड़ा नीचे कर देता हूँ जिससे आप ऊपर भी देख पाएँ। ओके, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो जो प्रमोटर और टर्मिनेटर जो हैं, जो हमारे प्रमोटर और टर्मिनेटर हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो भी स्ट्रक्चरल जीन है उसके आसपास, उसके साइड में लगे हुए हैं। ठीक है, सो द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन।
तो 5 डेज एंड को अपस्ट्रीम भी बोलते हैं, ओके, ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये बोल रहे हैं प्रमोटर एंड 5 डेज एंड पर होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 5 डेज एंड कौन सा है? ये वाला। ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि जो रेफरेंस है वो कोडिंग स्ट्रैंड से है, ठीक है। सो द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 डेज एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट। द रेफरेंस इज मेड विद रेस्पेक्ट टू पोलैरिटी ऑफ, रेफरेंस किसके रेस्पेक्ट में है? पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसलिए इस वाले 5 डेज एंड की तरफ प्रमोटर होगा। इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस। तो प्रमोटर बेसिकली है क्या है, अब वो ये बता रहे हैं। तो प्रमोटर है, इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। सो प्रमोटर कुछ नहीं है, प्रमोटर है एक डीएनए सीक्वेंस जो प्रोवाइड करता है बाइंडिंग साइट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए। डीएनए का कौन सा सीक्वेंस है? जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड होता है। एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये प्रेजेंस ही है प्रमोटर रीजन की, जो ये टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को बताती है। तो अगर प्रमोटर इस साइड में है, ओके, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी हो गई? ये ब्लू वाली। और इसके अपोजिट हमारी कोडिंग रहेगी। सो बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड कुड बी रिवर्स। अगर प्रमोटर इस साइड में आ जाए, यहाँ आ जाए टर्मिनेटर की जगह, तो अपोजिट हो जाएगा। तो कोडिंग स्टैंड फिर हमारी ब्लू वाली हो जाएगी और टेम्पलेट स्टैंड ग्रीन वाली हो जाएगी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट कोडिंग स्टैंड से रिलेटेड होंगे। तो कोडिंग स्टैंड ब्लू वाली हो जाएगी इसलिए। और क्या है इसमें? बाय स्विचिंग देख लिया। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 एंड डाउन स्ट्रीम। 3 एंड को डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, ओके। एंड द कोडिंग डाउनस्ट्रीम, द कोडिंग स्ट्रैंड रिवर्स एंड इट ऑल्सो डिफाइन द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये भी देख चुके हैं, टर्मिनेटर पे रुक जाती है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि प्रमोटर के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मीन्स यहाँ तो प्रमोटर के 5 डेज की साइड में, प्रमोटर का अपस्ट्रीम क्या होगा? प्रमोटर का अपस्ट्रीम होगा ये वाली साइड, प्रमोटर की अपस्ट्रीम ये होगी और डाउनस्ट्रीम ये होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। तो कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं प्रमोटर के अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में, जो कि हम देखेंगे आगे लैक ऑफ राउंड में। जो रिप्रेसर होता है वो प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम में होता है, वो हम देखेंगे। अभी आप देखोगे कि जो उसमें लेक ऑपरॉन में, कि यहाँ पे हमारा प्रमोटर रहेगा और यहाँ आईजीन रहता है, ठीक है। तो ये एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है, एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस, जो कि हम डिटेल में देखेंगे लेक ऑपरॉन में। अभी आप ये देख लीजिए। तो ये प्रमोटर के कहाँ है? डाउनस्ट्रीम में। टू द प्रमोटर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दी सीक्वेंसेस शैल बी डिस्कस व्हाइल डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। जो क्या है, किसकी प्रॉपर्टीज, कौन से सीक्वेंसेस की प्रॉपर्टी? जो एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं वो किस में देखेंगे? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, जो कि लेक ऑपरॉन की बात हो रही है। सो अब है, यही मैंने नीचे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा करके, उसको भी आप देख लीजिए। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रमोटर मीन्स रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आइदर प्रेजेंट लेफ्ट और राइट टू द प्रमोटर, ओके, लेफ्ट या राइट में। सो अभी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसमें जीन को डिफाइन करने का बताया गया है कि जीन बेसिकली होता क्या है। तो जीन हमारा क्या है? डीएनए सीक्वेंस है जो कोड करता है यहाँ किसी भी आरएनए के लिए। बेसिकली आफ्टर आरएनए ही तो प्रोटीन बनाएगा। तो जीन हमारा क्या है? जीन इज द डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल, ओके। इसको जीन को सिस्ट्रॉन की लैंग्वेज में भी बताया गया है।
सिस्ट्रॉन की लैंग्वेज में, जैसे कि सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द जेनेटिक कोड फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन कुड बी टू टाइप्स, वो भी हम देखेंगे, मोनोसिस्टोनिक और ये सब पॉलीसिस्टोनिक, उसको देखते हैं अभी। सो अभी इसको रीड करते हैं। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जीन को डिफाइन किया गया है, क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। थ्रू देयर इज नो एम्बिगिटी दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ डीएनए इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस के टर्म में जीन को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको एक और रेफरेंस में हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसको जीन को सिस्ट्रॉन की लैंग्वेज में, सिस्ट्रॉन की वे में। सो अ जीन इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ सिस्ट्रॉन कैन बी डिफाइंड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो हम जीन को बता सकते हैं, जीन को नहीं, डीएनए सीक्वेंस को, बेसिकली जीन को ही डिफाइन कर रहा है ये भी। तो अब हम जीन को किसके टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, सिस्ट्रॉन के टर्म में। सो द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन, ठीक है, ये भी जीन की एक डेफिनेशन हो गई यहाँ पे। टीआरएनए और आरएनए के लिए जो भी कॉपी कर रहा है उसे भी जीन बोलेंगे। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the structural gene transcription unit could be said as मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। पर अगर जीन को हम सिस्ट्रॉन की लैंग्वेज में बताते हैं कि जीन एक सिस्ट्रॉन होता है, और सिस्ट्रॉन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो जीन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मोनोसिस्टोनिक या पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक मोस्टली होते हैं यूकैरियोट्स में, और पॉलीसिस्टोनिक मोस्टली होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ये थोड़ी याद करने वाली चीज़ है। So in eukaryotes, the monocytic structural gene have interrupted coding sequences. The genes in eukaryotes are split. तो जो यूकैरियोट्स में जो ये मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, वो काफ़ी दो टाइप के कोडन से मिलके बना होता है, एक तो एक्सॉन्स और एक इंट्रॉन्स, फिर एक्सॉन फिर इंट्रॉन, ओके, ऐसे करके बना हुआ होता है। तो इनमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, इसे स्प्लिट जीन भी बोलते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स, जिनमें से सिर्फ कोडिंग होती है एक्सॉन्स की ही, इंट्रॉन्स की कोडिंग नहीं होती है, ओके। एक्सॉन्स आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो एक्सॉन कौन सा पार्ट है, कौन सा सीक्वेंस है जो कि मैच्योर जो आरएनए बनेगा उसमें किसके सीक्वेंसेस होंगे, एक्सॉन्स के, एक्सॉन्स के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे आरएनए में। सो द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, पर इनके बीच में इंट्रॉन्स होंगे, इंटरप्टेड बाय, जिसको हम बोलेंगे अभी इमेच्योर आरएनए। जिस आरएनए के बीच में इंट्रॉन्स भी होंगे उसे बोलेंगे इमेच्योर आरएनए। इंट्रॉन्स आर इंटरवीनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। तो जब मैच्योर आरएनए बन जाएगा तो उसमें से इंट्रॉन्स हट जाएंगे। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डिफाइनिंग अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। तो डीएनए सेगमेंट के बेसिस पे जीन को डिफाइन करना इस वजह से कॉम्प्लिकेट कर देता है। डीएनए सेगमेंट को इस वजह से हम नहीं बता सकते क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स भी आ रहे हैं। Inheritance of a character is also affected by promoter regulatory sequences of a structural gene. तो जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर का वो किस किस से अफेक्ट होता है, प्रमोटर रीजन से भी होता है और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस लेके ऑपरेनो जैसा कि मैंने आपको बताया है उसमें हम देखेंगे कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि जो रिप्रेसर लेके ऑपरेनो देखेंगे वो पूरी की पूरी प्रोसेस को ही बंद कर देता है जिससे कि आगे रेप्लिकेशन होता ही नहीं है, तो वो भी इफेक्ट करता है, उसको देखेंगे वो कैसे करता है। हैंस समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स। तो जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं रेगुलेटरी जीन्स भी बोल देते हैं, जैसा कि आई जीन का मैंने एग्जांपल दिया था आपको।
जो कि लैक ऑफ रॉन में है वो देखेंगे। इवन तो दिस सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। बेसिकली ये किसी भी आरएनए या प्रोटीन के लिए कुछ कोडिंग भी नहीं करते। सो यहाँ तक हमारा हो गया ये। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब बेसिकली हम मैकेनिज्म देखेंगे कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है। सो टाइप्स ऑफ आरएनए कुछ नहीं है भाई। टाइप्स ऑफ आरएनए सिर्फ तीन ही टाइप के आरएनए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और एक आरआरएनए। तीन ही मेजर टाइप के आरएनए हैं। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। सो ये तीनों के तीनों आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होते हैं सेल में। ओके, और तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। एमआरएनए का फंक्शन होता है टेम्पलेट प्रोवाइड करना, किसके लिए? प्रोटीन सीक्वेंस बनाने के लिए, अमाइनो एसिड के लिए। ओके, एंड द एमआरएनए, सो एमआरएनए क्या करता है? टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आता है साइटोप्लाज्म में से, अमाइनो एसिड्स लेकर आएगा जो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होते हैं, और रीड करेगा जेनेटिक कोड किस पे से? एमआरएनए में से। ओके, और आरआरएनए हमारा स्ट्रक्चरल वर्क करता है और एंजाइमेटिक वर्क करता है। तो हमने क्या क्या देखा? सॉरी प्लीज, जैसा कि मैंने आपको बताया तीनों का फंक्शन, तीनों के तीनों आरएनए किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तीनों के तीनों आरएनए इम्पोर्टेंट है हमारे सेल में प्रोटीन बनाने के लिए। तो एमआरएनए हमारा जो है वो क्या कर रहा है? टेम्पलेट दे रहा है। ओके, और टीआरएनए का क्या वर्क है? टीआरएनए का दो वर्क है। जो सीक्वेंस एमआरएनए में है, जो कि वो लेकर आया है कहाँ से? डीएनए से। डीएनए से जो सीक्वेंस एमआरएनए में आया है उसको डीकोड करेगा टीआरएनए। टीआरएनए उस सीक्वेंस को एमआरएनए की टेम्पलेट से डीकोड करेगा, और डीकोड करने के बाद उनको उस सीक्वेंस को पहचानने के बाद साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहाँ से उसके कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड्स लेकर आएगा। ओके, और अमाइनो एसिड ले जाकर देगा किसे? आरआरएनए को। ये आरआरएनए सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ता जाएगा और हमारी जो प्रोटीन बन गई। अब इसको हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप थी डीएनए से एमआरएनए तक आने तक के लिए। फिर एमआरएनए से टीआरएनए, ये रीड कर रहा है एमआरएनए के सीक्वेंस को, और साइटोप्लाज्म से क्या ले उठा के ला रहा है? अमाइनो एसिड्स, और उन अमाइनो एसिड्स को आरआरएनए के यहाँ पे ले जाकर प्रोटीन बनवा रहा है, ठीक है। सो द टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द process of transcription in bacteria, there are three major types of RNAs: mRNA, tRNA and rRNA. All three RNA are needed to synthesize a protein in a cell. Okay, प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होते हैं तीनों के तीनों RNA। क्लियर है? था mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट देता है, tRNA अमाइनो एसिड लेकर आता है और रीड करता है जेनेटिक कोड को। जेनेटिक कोड कौन सा? जो कि mRNA पे प्रेजेंट होता है। एंड आरआरएनए प्लेज स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। There is single DNA dependent RNA polymerase that catalyze transcription of all types of RNA in bacteria. बैक्टीरिया में सारे के सारे आरएनए सिर्फ यही एक एंजाइम बना देता है। ये हमारे बैक्टीरिया की बात है। RNA polymerase binds to promoter and initiate transcription. देखिए अब फिगर हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो भी आरएनए बनने हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए,
वो सब की सब एक ही एंजाइम से बनेंगे, एक ही आरएनए पॉलीमरेज से बनेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज में दो चीज़ें होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, एक तो सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है, और एक होता है रो फैक्टर। तो जो सिग्मा फैक्टर होता है वो प्रमोटर साइड में होता है, प्रमोटर रीजन में जाके ऐड होता है। तो डीएनए के प्रमोटर रीजन पर जाके, यानी कि यहाँ पे हमारी क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो अभी हमने देख कर आए हैं पीछे। ओके, ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। यहाँ स्ट्रक्चरल जीन होगा, कहीं इस जगह पे स्ट्रक्चरल जीन होगा, यहाँ हमारा प्रमोटर होगा और यहाँ टर्मिनेटर होगा। तो ये प्रमोटर के यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर ऐड होगा, जैसे ही ऐड हो जाएगा तो हमारी इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर, प्रमोटर पे बाइंड होगा एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो करता क्या है, इट यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। जैसे कि रेप्लिकेशन में होता था, सबस्ट्रेट कौन होते थे, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी भी प्रोवाइड कराते थे। And the polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity. Complementarity follow करेगा, सही है। It somehow also facilitate opening of the helix and continue elongation. ओपनिंग ऑफ हेलिक्स भी करता है, जैसा कि हमने वहाँ पे भी देखा था, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था एटीपी की तरह। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। आरएनए का छोटा सा ही सेगमेंट एंजाइम से बाइंड रहता है। वंस द पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर रीजन, द नेस्टेड आरएनए फॉल्स ऑफ, सो ऑल द आर also the RNA polymerase, this result in termination of transcription. ओके, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन का एंड हो जाता है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर एंड पर पहुँचता है ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है। An intriguing question is that how the RNA polymerase is able to catalyze all the three steps. तो ये तीनों की तीनों स्टेप आरएनए पॉलीमरेज, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तीनों की तीनों खुद ही कैसे कर लेता है अकेला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो वो बता रहे हैं कि विच आर इनिशिएशन, एलोंगेशन, ट्रांसमिशन। तो वो कह रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। यहाँ आप देखिए, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही काम करता है, एलोंगेशन ही करता है। तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन कौन करता है, तो वो देखते हैं वो कैसे होता है। इट एसोसिएट्स ट्रांजिएंटली विद द इनिशिएशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर। तो आरएनए पॉलीमरेज में जो हमने अभी पीछे देखा था, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर होता है, जैसे इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये कर रहे हैं बेसिकली वर्क रेस्पेक्टिवली। एसोसिएशन विद दिस फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। तो इनिशिएट और टर्मिनेट किसकी वजह से हो रहा है, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर की वजह से। In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, तो बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में हमने देखा था इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स का कोई झंझट है नहीं, तो यहाँ पे मैच्योर आरएनए बनने का कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है। सो मैनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कभी कभी साथ ही साथ चालू हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन होने के पहले ही, मतलब आरएनए बन रहा है, उसी के साथ साथ प्रोटीन भी बनता जा रहा है। कंसिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। तो दोनों के दोनों जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो बैक्टीरिया में एक साथ भी हो जाते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं यूकैरियोट्स में क्या क्या है। यूकैरियोट्स में जैसा कि हमें पता है क्या थी हमारी मोनोसिस्टोनिक यूनिट, जो कि कैसी होती है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक्सॉन्स ही कोड होने हैं। तो देखते हैं, देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज इन यूकैरियोट्स में। जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने के टाइम पे दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, वो देखते हैं कौन कौन से है। पहली तो ये है, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जैसे कि हमारा जो प्रोकैरियोट था
उसमें सिर्फ एक ही आरएनए था, जो कि सारे वो एक ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था जो कि सारे आरएनए को बना रहा था, आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए को। पर हमारे यूकैरियोट्स में 3 अलग अलग टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होंगे जो कि तीनों आरएनए को बनाएंगे। तो एक तो होता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि आरएनए को बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो बनाएगा आरआरएनए को, और जो हमारा सेकंड होगा वो बनाएगा एचएनआरएनए को। ये एचएनआरएनए को बनाएगा और एचएनआरएनए बाद में जाके बनाएगा एमआरएनए को। ओके, एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, एमआरएनए बनता है एचएनआरएनए से, इसको याद तक रखिएगा। और एक होता है हमारा तीसरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो बनाएगा टीआरएनए को। इसके साथ साथ बनाएगा एसएनआरएनए और 5S आरएनए को। ओके, ये याद रखिएगा। एचएनआरएनए बनता है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड से, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से, जो कि बाद में बनाता है एमआरएनए। सो क्या है हमारे यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में 3 अलग अलग होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा, आरएनए, आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड बनाएगा एचएनआरएनए प्रकर्सर, एमआरएनए का प्रकर्सर, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा टीआरएनए, एसएनआरएनए और 5S आरएनए। तो there is a clear cut division of labor. Okay, the RNA polymerase first transcribes rRNA, देख लीजिए भैया, where is the third is responsible for transcription of tRNA, RNA, snRNA, and RNA polymerase second transcribe precursor of mRNA। ये precursor of mRNA को ट्रांसक्राइब करता है, जिसे बोलते हैं एचएनआरएनए को, और एचएनआरएनए बनाता है हमारा एमआरएनए को। ओके, अब सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, जो हमारा एचएनआरएनए बना था, अभी हमारा एमआरएनए तो बना नहीं है, एमआरएनए बनेगा एचएनआरएनए को। तो एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होनी है। तो एचएनआरएनए यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, तो हमारा क्या कंटेन कर रहा है, एक्सॉन भी कंटेन कर रहा है और इंट्रॉन भी कंटेन कर रहा है। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग होनी है। ओके, तो ये किसके थ्रू होती है, आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू। आरएनए स्प्लाइसिंग में होता क्या है, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं एचएनआरएनए में से। ठीक है, प्रोसेस और एक्सॉन्स एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, कैपिंग और टेलिंग भी होती है। कैपिंग क्या है, जो अभी हम देखते हैं 5' एंड पे एचएनआरएनए के यहाँ पे कैपिंग होती है, और 3' एंड पे टेलिंग होती है। जैसे ही ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं एचएनआरएनए में, कौन कौन सी, इंट्रॉन्स का रिमूव हो जाना, सारे एक्सॉन्स का साथ जुड़ जाना, कैपिंग हो जाना और टेलिंग हो जाना, वैसे ही एचएनआरएनए बन जाता है एमआरएनए। So the fully processed hnRNA now called mRNA, that is transposed out of the nucleus for translation। इसके बाद इसको ट्रांसलेशन के लिए न्यूक्लियस से आउट भेज देते हैं साइटोप्लाज्म में, जहाँ ये आरआरएनए से मिलकर और टीआरएनए की हेल्प से प्रोटीन बना देता है। ठीक है, सो द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ द एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल। तो अभी हमारा एचएनआरएनए होता है नॉन फंक्शनल, क्योंकि उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, हैंस इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस में जाता है, जैसा कि हमने देखा था आरएनए स्प्लाइसिंग होती है इसकी। उसमें क्या होता है, वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव, जिसमें इंट्रॉन्स को हटाया जाता है और सारे एक्सॉन्स को एक साथ जोड़ा जाता है। एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड केपिंग एंड टेलिंग। इसके बाद एचएनआरएनए के सारे एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं, उसके बाद इसकी होती है कैपिंग और टेलिंग। तो कैपिंग में क्या होता है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कराते हैं 5' एंड पर। और टेलिंग में क्या होता है, टेलिंग में 3' एंड पर एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड होते हैं। अब
जैसे ही ये सब हो गया तो अब हमारा HNRNA हो गया पूरी की तरह पूरी प्रोसेस्ड, फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA। अब हम इसे बोल देंगे mRNA, दैट इज़ ट्रांसपोज आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन, जो हमारा ट्रांसलेशन के लिए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज़ नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। तो अब ये कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आने लगी हैं। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, जो कि हमारा एंशिएंट फीचर है जीनोम का, जो कि अब हमारा हाइड हो चुका है। जो एंशिएंट फीचर था उस टाइम पे जो हमारा था, उस टाइम पे कोड करता होगा, अब नहीं करता है। वो ये बताता है द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमनिसेंट्स ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड। यहाँ RNA वर्ल्ड का द्वारा पता चलता है कि RNA वर्ल्ड का बेसिकली हमने पीछे ही पढ़ा था कि RNA वर्ल्ड का मतलब बेसिकली है कि RNA हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल का था, ये सब बताया गया था। इन रिसेंट टाइम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ RNA एंड RNA डिपेंडेंट प्रोसेस इन लिविंग सिस्टम हैव अज्यूम मोर इम्पोर्टेंस। तो अभी इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और कुछ आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा RNA जो था, जो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह ये पूरा ख़त्म हो चुका है। इसके आगे हम जेनेटिक कोड वगैरह देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।